हेलो एवरीवन। तो फिर आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का वो स्टार्ट हो चुका है और बेसिकली ये जो हमारी सेकंड चैप्टर की थर्ड वीडियो। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके 2 पार्ट कंपलसरी देखें ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहे कि आपको कोई भी इशू ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपसे थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने वहाँ पर फीडबैक भी देते रहे ताकि हमें पता चले कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आप सभी को चीज़ें क्लियर हो रही है, क्योंकि बेसिकली हमें पता है कि जो इंडिया पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है तो हम किसी प्रकार की कोई क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कोई क्लास अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है ताकि हम चीज़ों को एग्ज़ाम देने से पहले चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है आधुनिकीकरण तथा रोजगार सृजन एक दूसरे के पूरक है, टिप्पणी कीजिए। तो आधुनिकीकरण तथा रोजगार सृजन एक दूसरे के पूरक है, टिप्पणी कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया गया थे आधुनिकीकरण क्या होता है। तो बेसिकली आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है कि उत्पादन वस्तुओं सेवा का उत्पादन करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करना आधुनिकीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अभी देखना पूरक का मतलब कि एक दूसरे से जुड़े क्या दूसरे के बिना पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, यह हमें देखना है। तो योजनाओं के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण तथा रोजगार सृजन एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा एक टॉपिक वहाँ था कि पूरक वस्तुएं क्या होती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या दोनों एक दूसरे से पूरक है। आधुनिकीकरण का अर्थ है वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में नई तकनीकों का इस्तेमाल करने से। आधुनिकीकरण से उत्पादन में वृद्धि होती है तथा प्रति इकाई श्रम लागत कम होती है। सिंपल सा है, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊँ अगर हम मशीनों का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर बेसिकली हमारा जो श्रम जो होगा मतलब मेहनत वो कम से कम लगेगी, परंतु इसका अर्थ है रोजगार में कमी गिरावट करना बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है कि अगर मेहनत कम लगेगी तो वहाँ पर रोजगार कमी होगी, ये बिल्कुल इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आधुनिकीकरण से उत्पादन का स्तर बढ़ता है तथा आय में वृद्धि होती है, जिससे मांग में वृद्धि होती है और मांग को पूरा करने के लिए फर्म अधिक उत्पादन करते हैं, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। सिंपल सा है। तो ये हमारा थोड़ा सा थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ सकते हो। हाँ, तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा हमारे चाहिए देखना है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो क्या होती है। ठीक है, कितनी पंचवर्षीय बनाई गई तो वो जो पंचवर्षीय योजना थी उनमें किन किन उद्देश्यों को ऐड किया गया था। तो जो पहले पंचवर्षीय हमारे सारे प्लानिंग थे, मतलब हम इसे नियोजन कह सकते थे। हमने प्लानिंग की थी अपने आप को मतलब इंडिया को डेवलप करने के लिए। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1951 में से लेकर 31 मार्च 1956 में बनाई गई थी। बेसिकली जो पंचवर्षीय योजना 5 सालों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया था पहली पंचवर्षीय योजना का? उत्पादन में वृद्धि, दूसरा उत्पादन आय तथा रोजगार का समान वितरण। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर ये 2 उद्देश्य रखे गए थे। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल को 1956 को बनाई गई थी और ये खत्म कब हुई थी? 31 मार्च 1961 को। इसमें क्या उद्देश्य रखे गए थे? तो इसमें उद्देश्य था कि भारी उद्योगों का विकास करना, ठीक है, और उत्पादन में वृद्धि करना। तो ये बेसिकली दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी वो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 के। इसमें क्या किया? इसमें उद्देश्य थे उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, असमानताओं में कमी करना। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका 1 अप्रैल 1969 में बनाई गई थी। हाँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर आपका 2 सालों का गैप क्यों आ गया? तो 2 सालों का गैप है, इसके पीछे होता है कि हमारी इकॉनमी के अंदर एक घटना घट गई थी, तो उसके पीछे का ये रीज़न था कि इसको गैप कर दिया गया था। तो 1969 में, और ये चली गई थी 31 मार्च 1974 तक। इसमें क्या उद्देश्य रखे गए थे? विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता। ठीक है, और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1 अप्रैल 1974 से लेकर 1 अप्रैल 1979 तक बनाई गई थी। इसमें जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी वो 1980 से यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा टाइम आपको दे दिया गया था, यहाँ भी आपको थोड़ा सा टाइम दे गया था। तो 1980 से लेकर 1985 तक बनाई गई थी। इसमें बेसिकली क्या थे? निर्धनता का उन्मूलन, असमानता में कमी, आधारिक संरचना का विकास। देखो बेसिकली पेपर में आया नहीं, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप आगे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट होगा।
और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो 1 अप्रैल 1985 को और 31 मार्च 1990 तक चली थी। इसमें क्या था, इसके जो उद्देश्य थे, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1992 में 31 मार्च 1997 तक थी। मानव पूंजी का निर्माण करना इसके उद्देश्य थे, आधारिक संरचना को मजबूत करना। और जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1997 और ये जो आपकी चली थी 31 मार्च 2002 तक। इसमें उद्देश्य थे आपके कृषि और ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। और जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक थी। इसमें उद्देश्य थे स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी सुधार करना, असमानताओं को कम करना। और जो 11वीं सेकंड लास्ट जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1 अप्रैल 2007 31 मार्च 2012। इसमें जो उद्देश्य रखे गए थे वो निर्धनता को कम करना, शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। और जो इसके जो थे आर्थिक क्रांति के रणनीति हरित क्रांति के लिए रणनीति, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन, पर्यावरण का संरक्षण। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से जो 31 मार्च 2017 तक थी, इसमें बेसिकली आपका तीव्र धारणीय विकास करना था। तो गाइज यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में नियोजन के अल्पकालीन लक्ष्य को समझाइए। थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई टाइपिंग करने में। तो आप यहाँ पर लक्षणों को नहीं, यहाँ पर आपका लक्ष्य को समझाइए, ठीक है, फिर उद्देश्यों को। जैसे कि इससे पहले मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था कि दीर्घकालीन लक्ष्य और अल्पकालीन। तो पहले यहाँ पर जो शब्द समझना, अल्पकालीन लक्ष्य का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब हमने ऐसे कौन कौन से लक्ष्य टारगेट करते हैं कि उससे हमें कम से कम समय में उसको अचीव करना है। तो भारत में अल्पकालीन लक्ष्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मांग के अनुसार प्रत्येक योजना के साथ बदल रहे थे। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी तब देश के सम्मुख खाद्यान्न के अभाव की समस्या खड़ी थी। परिणाम स्वरूप पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। सिंपल से कि जब पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी तो जो देश के सामने सबसे पहली जो दिक्कत थी खाद्यान्न के अभाव, मतलब खाद्यान्न को लेकर हमारा बहुत दिक्कत थी। तो जिससे हुआ क्या कि हमने जो पंचवर्षीय योजना पहले बनाई थी उसमें पहला उद्देश्य हमने क्या रख दिया कि पहले इस समस्या को ख़त्म करेंगे ताकि हम कृषि उत्पादन को बढ़ाएं, और कृषि उत्पादन अगर बढ़ाते हैं तो हमारा जो खाद्यान्न की चीज़ें हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाएंगी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के पश्चात आयोजकों ने अपना ध्यान कृषि क्षेत्र से हटाकर उद्योग पर केंद्रित किया। अतः दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना। तो सिंपल से देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो सेकंड योजना थी वो बेसिकली इंडस्ट्री को लेकर थी, क्योंकि हमने पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके द्वारा एग्रीकल्चर पर काम किया था, और जो सेकंड तो हमारा बेसिकली इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास को आत्मनिर्भर बनाना, और चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य कीमत स्थिरता तथा पांचवी तथा मानव पूंजी का निर्माण करना। तो देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कार्य हुए थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन करना, जबकि सातवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। आठवीं योजना का उद्देश्य पूर्ण रोजगार तथा शिक्षा को सुदृढ़ बनाना। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बेसिकली इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन थे, एक आपके दीर्घकालीन लक्ष्य और एक ये, और इसके आने वाले जो क्वेश्चन होगा यहाँ से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन 100% आने के चांसेस होते हैं। तो आप इसको बढ़िया से क्लियर कर लेना, बढ़िया से इस चीज़ को समझ लेना। तो क्वेश्चन क्या है, भारत में नियोजन की उपलब्धियाँ सफलताएँ बताइए। तो क्वेश्चन देखो सिंपल सा है कि अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमें क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट करना है, ठीक है। तो अब वही क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर में जो हमने प्लानिंग की थी, मतलब जो हमने 12 की 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, ठीक है, तो उन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के पश्चात उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, मतलब क्या क्या अचीवमेंट्स हमें हासिल हुई, ठीक है। तो हमने किन किन चीज़ों पे सफलता प्राप्त की, तो वो चीज़ें हमें देखना है, हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की वो देखना है। भारत में नियोजन की मुख्य उपलब्धियां क्या थी देखते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो पहले जो हमने क्या चीज़ें प्राप्त, पहले हमारी जो सफलता हमें क्या मिली कि हमारी जो राष्ट्रीय आय थी, मतलब जो नेशनल इनकम थी, वो क्या हो गई, बढ़ने लगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। भारत में आर्थिक नियोजन से पहले, मतलब
भारत में जब प्लानिंग नहीं की गई थी, ठीक है, उससे पहले ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राष्ट्रीय आय 0.5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि होती। देखो बहुत ही यहाँ पर एक निराशाजनक बात है कि जब हमने प्लानिंग हमने नहीं किया था, तो उससे पहले जो हमारी एक राष्ट्रीय जो बढ़ती थी जिस रेट से, वो रेट थे हमारे सिर्फ 0.5%। आप भी समझ सकते हो कितनी गंभीरता की बात है, ठीक है। और इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रतिहीन अर्थव्यवस्था, गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, और जिसके कारण क्या था कि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, गतिहीन। पंचवर्षीय योजना की अवधि में यह वृद्धि दर 5% होगी। जब हमने प्लानिंग शुरू की, हमने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमारी जो राष्ट्रीय जो वृद्धि वो कितनी हो गई थी, 5% प्रतिवर्ष। परिणाम स्वरूप गतिहीन चक्र टूटने लगा और विकास चक्र चालू हो गया, जिससे हमें क्या हुआ कि सफलता की ओर बढ़ने लगे। जो हमारा विकास का चक्र रुका हुआ था, जो गतिहीन था, वो टूट गया और हम किसी और बढ़ चले, हम विकास की ओर चल पड़े। दूसरी जो हमारी उपलब्धि थी, देखो सिंपल सा, जब आप राष्ट्रीय बड़ी होगी तो कहने का मतलब क्या, प्रति व्यक्ति आय भी बड़ी होगी, तो इसमें भी हमने एक सफलता हासिल की। स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता से पहले प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि नाम मात्र की थी। मतलब जब हमने प्लानिंग नहीं की थी फिर आज़ादी से पहले, तो हमारी जो पर्सनल इनकम होती थी, ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है, बिल्कुल उसमें नाम मात्र की वृद्धि हो। आप कह भी नहीं सकते कि हाँ, परंतु पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय 2.7% की दर से वृद्धि हो, जो आर्थिक समृद्धि का महत्वपूर्ण सूचक थी। तो ये भी हमारी एक कामयाबी थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक को मेंशन करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन हो आपको लगातार मिलती रहे।